नमस्कार, मैं उदय यानी 24 के खास कार्यक्रम इंडियन साइड में आपका स्वागत है। स्कूल की बदहाल तस्वीर जहां सिवनी जिले के छपारा विकासखंड के तिलबोड़ी गांव में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई, जहां प्राथमिक स्कूल के 2 भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। हालत इतनी खराब है कि कक्षाओं की छत और दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन भवनों में कक्षाएं लगाना बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार स्कूल के ये दोनों भवन 2011-12 में बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ इनकी स्थिति बेहद खराब हो गई। भवनों की जर्जर हालात के कारण स्कूल प्रबंधन को बच्चों की पढ़ाई दूसरे भवन में संचालित करनी पड़ रही है। स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक के 53 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन्हें वर्ष 1971 में बने पुराने कबेलू वाले भवन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये भवन भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। शिक्षकों के अनुसार बारिश के दौरान इसकी छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि बारिश के दिनों में सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करानी पड़ती है। इससे न केवल पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। स्कूल प्रबंधन द्वारा इस समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक तिलबोड़ी के बच्चे जर्जर भवन और टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर रहेंगे। ऐसा लोगों ने प्रशासन से जल्द नए और सुरक्षित स्कूल भवन की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सके। ये जितने भी ब्लॉक में इसके पूर्व भी जितने भी जर्जर भवन थे, कुछ 22 हमारे डिसमेंटल हो चुके हैं और कुछ के अभी प्रस्ताव 21 के हमने जिला कार्यालय में भेजा है, जिसमें से 5 अभी स्वीकृत होकर आ चुके हैं और 9 के प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को भेजे गए हैं, जो वहाँ सभियों द्वारा उसका निरीक्षण करके प्रारंभ हुआ। इसका भी एडब्ल्यूपी में इसको शामिल किया गया है और इसका भी हमारे यहाँ उपयंत्री से मैंने बोला है कि एक बार और जाके देख के अगर उसको तुरंत मूव करना पड़ेगा तो उसको अर्जेंट फाइल बना के हम जिला कार्यालय भेजें। अभी वो उसमें अपन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था अन्यथा अगर देख लेते हैं, हमारे न्याय उपयंत्री से उसको दिखवा लेते हैं। अगर वहाँ बहुत ही जर्जर हो गया तो उसको अपन अन्यथा कोई प्राइवेट जगह में अपन बच्चों को शिफ्ट करके वहाँ रखेंगे। पर हमने सभी को बोल के रखा है कि किसी भी परिस्थिति में जर्जर भवन है जो वहाँ पे बच्चों को ना बैठाला जाए। अगर वो है तो किसी अन्य प्राइवेट या जगह पे किसी के उनके घर पे आप उसको शिफ्ट करें, पर जर्जर भवन में ना बैठाया जाए। हमारे जिला स्तर से भी हमारे अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है और हमारे द्वारा भी 2-3 लेटर इस मामले में सभी को दिए जा चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में जर्जर भवन में बच्चों को ना बैठाया जाए। अब उसका भी दो कक्ष है उसमें, तो उसमें भी और अभी परीक्षण करवा लेते हैं उपयंत्री से हम एक बार, और अगर बहुत ही ज़्यादा वो है तो उसको अपन तत्काल में उसको अभी अपन उसको डिसमेंटल की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिख देते हैं। प्राथमिक शाला तिलबोड़ी संकुल केंद्र केकड़ा के अंतर्गत संचालित है। वहाँ पुराने भवन में स्कूल संचालित हो रहा है। निश्चित तौर पर पुराने भवन में संचालित हो रहा है। जानकारी लगी है तो उसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे, लेकिन भवन की मरम्मत और नवीन भवन निर्माण का संपूर्ण जो काम है वो राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक शाला का रहता है, तो राज्य शिक्षा केंद्र ही इसको देखती है। फिर भी आपने संज्ञान में जो चीज़ लाए हैं, जिसका हम हमारे जिलाधिकारी सहायक जनजाति कार्य विभाग से उन्हीं को अवगत करा करके कार्रवाई निश्चित तौर पर करो। तो देखा फिर किस प्रकार जो बच्चे हैं वो जर्जर भवन के नीचे पढ़ने को मजबूर थे, लेकिन इन बच्चों के भवनों के लिए किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया जा रहा है, बल्कि बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। इसी पर एक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी हासिम जुड़ गया। हासिम, में क्या अधिक जानकारी, आखिर क्यों बच्चों के सामने स्कूल भवन की समस्या खड़ी हुई और बच्चे जो है वो जर्जर भवनों के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला बोड़ी गांव का हम दिखा रहे हैं, ये पूरा जो मामला है सिवनी विधानसभा और बालाघाट लोकसभा और छपारा विकास खंड का है, जहां ये जर्जर इमारत है जिस पर बैठने के लिए बच्चे मजबूर हैं। सबसे हैरानी की बात तो यहाँ है कि यहाँ जो सन 71 की कबेलू वाली बिल्डिंग है, जहाँ पर फिलहाल कक्षाएं लग रही हैं, जबकि इस स्कूल में 53 बच्चे और 3 शिक्षक हैं जो इस स्कूल में हर दिन जाते हैं और जिनके लिए जिस तरीके से एक बिल्डिंग होनी चाहिए शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, तो वो नहीं है। और वर्ष 2012 और 11 में यहाँ पर जो अतिरिक्त कक्ष बनाए गए थे, लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए थे,
और बाकायदा उनमें कंक्रीट का पक्का बनाया गया था, यहाँ बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन उनकी छत भरभरा कर गिर रही है। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से प्लास्टर गिर रहा है, वहां पर खतरा बना हुआ है। वहां माफ कीजिएगा, वहां पर मध्याह्न भोजन भी बनाया जाता है और मध्याह्न भोजन का कमरा भी पूरी तरह जर्जर हो जुड़ रही है। हादसे में हमारे साथ प्रभात ठाकुर, जनपद उपाध्यक्ष, जुड़ गए हैं। प्रभात जी, आपका स्वागत है NE24 पर। जी प्रभात जी, क्या कुछ कारण जिसके चलते जो स्कूल है उसकी हालत खराब हो गई है? जी, ये मैं तो छपारा विकास खंड में पूरी तिलबोड़ी अकेले की स्थिति नहीं है सर। ये छपारा विकास खंड के दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है वहाँ पे। और हमने कई बार अपनी मीटिंगों में भी हर चीज में पत्राचार किया, जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात किया, लेकिन वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा स्कूलों की ओर। लेकिन एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है और इस पूरे ही मामले को लेकर भ्रष्टाचार के जो कहीं ना कहीं मामला है वो भी सामने नजर आ रहा है। क्योंकि सोचिए आप, जो स्कूल 2011-12 बना, आज उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि नमूना आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। वही स्कूल में, तिलबोड़ी का जो स्कूल है उसके बाजू में 1971 की जो बिल्डिंग बनी हुई है, कांग्रेस सरकार के समय में जो 1971 में बिल्डिंग बनी है, वो आज भी सुरक्षित है। लेकिन जो 2-4-5-10 साल पहले जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है वो 10 साल में बैठने लायक नहीं बची। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की हो गई है। बिल्कुल। और जिन लोगों ने ये स्कूल देखा, जिनकी देखरेख में ये स्कूल बना है, जिन इंजीनियरों ने, पढ़े लिखे इंजीनियरों ने इस स्कूल को पास किया है, उन अब इंजीनियरों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और एक ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोगों की तस्वीरें अब मुझे लगता है कि सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, जो घटिया निर्माण करते हैं, इन घटिया निर्माणों को पास करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे तमाम लोगों को उन तस्वीरों को सार्वजनिक करने की आवश्यकता है, बड़े बड़े पेपरों में, चैनलों पर, ये देखिए ये जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल को पास किया था, इन सड़कों को पास किया था, इन निर्माण कार्यों को पास किया था, और आज इतने साल बाद इनकी हालत देखिए। कहीं ना कहीं तब जाके वो प्रशासनिक अधिकारी शर्मिंदा होंगे, तब सरकार के जनप्रतिनिधि शर्मिंदा होंगे कि हाँ भाई, करप्शन करो लेकिन इस लेवल पर मत करो कि चीजें ही खराब हो जाए कुछ सालों में। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जहां तक कि कोशिश ये होनी चाहिए कि निर्माण कार्यों में, खासकर ऐसे निर्माण कार्य जो कि बच्चों की शिक्षा से जुड़े हों, महिलाओं से जुड़े हों, बुजुर्गों से जुड़े हों, ऐसे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। अक्सर ऐसे निर्माण कार्य जो है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। ऊपर ऊपर तो लगता है, प्लास्टर करके चमका दिया जाता है कि हाँ बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अंदर किस प्रकार से उसमें गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया, क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और उसका खामियाजा जो है वो कुछ सालों में देखने को मिलता है। बिल्कुल, 2 लाइन और जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात में मैं, कि हम इतने वर्षों से स्कूलों की मांग, लगभग 4-5 साल से मैं प्रतिनिधि हूँ, 5 साल से मैं पूरे क्षेत्र के स्कूल जो जर्जर हो गए, टूट फूट गए हैं, नई बिल्डिंगों की मैं मांग कर रहा हूँ। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से ये कह दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं, तो हम नई बिल्डिंग नहीं बना सकते। और एक और दूसरी ओर करोड़ों अरबों रुपए के जो विकास कार्य, जहां मोटा कमीशन मिलता है, साफ तौर पे कहता हूँ, मोटा कमीशन जहां मिलता है वो निर्माण कार्य की ओर सरकार उनको पैसे दे रही है। लेकिन जहां गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ स्कूल की जरूरत है, वहाँ सरकार स्कूल नहीं बना रही। बिल्कुल। और देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा पर तो ध्यान देते हुए नजर आती ही नहीं है सरकार। स्कूल बना दिए, स्कूलों में किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, टीचर स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, जा भी पा रहे हैं स्कूल के नहीं जा पा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर तो ध्यान दिया ही नहीं जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो जवाबदार अधिकारी हैं, शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, वो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी बैठने की व्यवस्था हो, बैठने की बेंचों की व्यवस्था हो, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार बच्चों के लिए। सरकार बच्चों के लिए क्यों व्यवस्था करेगी? जब जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ा रहे सरकारी स्कूलों में, तो फिर आखिर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जब जनप्रतिनिधि आपके यहाँ के क्षेत्र के जो सरपंच हैं, पार्षद हैं, विधायक है, जो मंत्री हैं, अगर वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालने लगेंगे तो व्यवस्था सुधर जाएगी। लेकिन अब जब उनको पता है कि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था ठीक है ही नहीं, ना वो जिम्मेदारी लेकर व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो ना वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो व्यवस्था ऐसे ही रहेगी। गरीब का बच्चा बेचारा गरीब ही रहता है और अमीर का बच्चा अमीर होता चला जाता है। तो देश में कह सकते हैं कि 2 वर्ग हैं, एक अमीर है जो अमीर होता जा रहा है, एक गरीब है जो गरीब होता जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को आदेश पारित कर देने चाहिए, जो
जो सरकारी कर्मचारी है, नेताओं के बच्चे हैं, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तब व्यवस्था सुधर पाएंगी वो। प्रभात जी, अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा आप लोगों के माध्यम से? क्योंकि समस्या तो है, देखिए हम भी समस्या उठा रहे हैं, आप लोगों की समस्या हमारे पास आती है, हम बिल्कुल इस समस्या को प्रमुखता से उठाते हैं, और ताकि जनता की जो आवाज़ है, जो जनता अपनी जनप्रतिनिधियों तक, प्रशासन तक, सरकार तक नहीं पहुंचा पाती है, उस आवाज़ को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसमें कोई कोर कसर ना छोड़े, आगे बढ़े, तमाम गाँव के लोगों के साथ मिलकर सरकार को जगाएं, प्रशासन अधिकारियों को जगाने का काम करें कि देखिए हालत, कल को अगर मान लीजिए भवन गिर जाता है या किसी के साथ किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी जी बिल्कुल। तो क्या आगे आप लोग कदम उठाएंगे? हम बिल्कुल, हमारे जो शिक्षा अधिकारी, हम कलेक्टर मैडम से मिलकर पूरे क्षेत्र के जो छपारा विकासखंड के जितने जर्जर स्कूल उनसे मांग करेंगे कि आप पत्राचार या दूसरे विभागों का जो फंड और पैसे हैं उनके लिए नई बिल्डिंग, नई व्यवस्था करी जाए बच्चों के लिए बैठने के लिए। और ऐसी बात नहीं है प्रभात जी कि स्कूल शिक्षा विभाग को हर साल फंड नहीं आता है। हर साल हजारों करोड़ों रुपए जो फंड है वो स्कूल शिक्षा विभाग को मिलता है, और उस फंड का कहाँ उपयोग हो रहा है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अधिकतर अगर हम देखें तो अभी भी हम कई जगहों पर, कई गाँव में, कई शहरों के छोटे आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि स्कूल की हालत इसी प्रकार की, ना तो बच्चों को वहाँ मिड डे मील मिल पा रहा है, ना ही वहाँ ड्रेस कोड है बच्चों के लिए, ना ही बच्चों के लिए शूज़ है, ना ही वहाँ स्कूलों तक पहुँचने के लिए बेहतर सड़कें हैं, ना ही क्लासरूम में लाइट है, ना ही पंखे हैं। तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को अभी भी मिलती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने तरीके से, अपने तरफ से सर पूरी कोशिश करते हैं, हर मुद्दा उठाते हैं स्कूल के लिए। खासकर मैं स्कूल के लिए बहुत से स्कूल में घूमता हूँ, जहाँ जिस चीज की कमी होती है अपनी आवाज उठाता हूँ कि अपनी आवाज सरकार तक जाए और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनको बुनियादी सुविधाएं मिले। चलिए ठीक है, धन्यवाद प्रभात जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी यही चाहेंगे कि आप एक बार पुनः प्रयास करें ताकि बच्चों के लिए एक अच्छा जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, इसी विषय पर आज हम बात करें। हमारे साथ सहयोगी हासिम जुड़े हुए। हासिम, सिर्फ सवाल ये नहीं है कि भवन नहीं है बच्चों के पास, सवाल ये भी है कि जो भवन थे वो बेहद ही घटिया क्वालिटी के बनाए गए, कहीं ना कहीं उनमें भ्रष्टाचार किया गया। और सिर्फ भ्रष्टाचार भवनों तक नजर नहीं आता है, निर्माण कार्यों तक नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार जो है वो सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह जो है चारों तरफ भ्रष्टाचार नजर आता है। एक छोटा सा अधिकारी भी काम करने के लिए, चपरासी बाबू भी, उसको भी 5-10 रुपए की रिश्वत दो तब जाके वो चाय पानी का खर्चा उसका निकल जाएगा, तो फिर जाके वो काम करेगा। इसी प्रकार बड़े स्तर पर भी हम देखते हैं करप्शन देखने को मिलता है। निर्माण कार्य के दौरान भी हम देखते हैं कि ठेकेदारों के द्वारा अधिकारियों को पैसे खिलाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं वो भी इंजीनियरों को पैसे देते हुए नजर आते हैं ताकि निर्माण कार्य में उनका भी फायदा हो सके, ताकि घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। और इंजीनियर भी पैसा लेकर जो निर्माण कार्य उनको पास कर देते हैं कि चलो ठीक है उनका काम हो गया, आने वाले सालों में देखेंगे क्या हालत होती है भवनों की। लेकिन जिम्मेदार जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि सिस्टम में एक जिम्मेदारी का जो माहौल है, एक जिम्मेदारी की जो भावना है वो नजर नहीं आती किसी भी काम को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से जो जर्जर बिल्डिंग है उसमें लापरवाही न सिर्फ अधिकारियों की है, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं वो निरीक्षण करते हैं, कई बार पहुंचते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन उनकी यहाँ नजर नहीं जाती है। यही वजह है कि जो सिस्टम है पूरा बेलगाम हो चुका है। हम बात करें छपारा जनपद पंचायत की और छपारा विकास खंड की, तो ये पूरा आदिवासी बहुल है और आदिवासी विकास खंड है, और जनजातीय कार्य विभाग से भी करोड़ों रुपए इन स्कूलों के लिए स्वीकृत होते, चाहे उनके मेंटेनेंस की बात करें या उनके रखरखाव के लिए करें। तो ये जन शिक्षा केंद्र, इसके अंतर्गत ये स्कूल आते हैं, लेकिन इन पर जिस तरीके का समय से काम किया जाना चाहिए और जो भ्रष्टाचार हो गया उसका एक खामियाजा तो जनता और वहाँ के बच्चे भुगत ही रहे हैं। लेकिन जब बारिश आती है तब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, तो ये जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर समझ में आती है। जी बिल्कुल, और इस काम को लेकर कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का अभाव नजर आता है। आप जुड़ रही हमारे साथ दिनेश राय मुर्मू जुड़ गए, जो कि विधायक सिवनी से। दिनेश जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी नमस्कार। दिनेश जी, हम आपके ही क्षेत्र के स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्कूल की हालत बेहद खराब है। सिवनी जिले के छपारा विकासखंड के तिलबोड़ी में बता दें कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर जो भवन है 2011-12 में बना था, लेकिन छत टपक रही है, प्लास्टर गिर रहा है, भवन जर्जर हो चुका है, और बच्चे जो है वो 1971 यानी कि 55 साल पुराने स्कूल में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। यानी कि जो भवन 2011-12 में बना वो जर्जर हो गया है,
उसकी क्वालिटी आप देखिए कितनी खराब है कि वो मकान जो है, वो भवन जो है वो जर्जर हो गया। लेकिन जो 1971 बना वो पुल आज वो भवन आज भी ठीक है और बच्चे वहां पर पढ़ने को पढ़ रहे हैं। कह सकते हैं कि भवन निर्माण में जो है वो गुणवत्ताहीन काम किया गया है, जिसके चलते भवन बहुत जल्दी समय से पहले जर्जर हो गया है और बच्चे जो हैं वो अब बिना भवन के पढ़ने को मजबूर। क्या कहेंगे सर आप? निश्चित है, वहाँ पर जो खपड़ा वाला मकान पुराना है वो वास्तव में आज भी बेहतर सेवाएं दे रहा है, और जो नया निर्माण था उसमें कहीं ना कहीं उस तत्कालीन समय में कोई ना कोई उसमें खराबी रही, ठेकेदार की लापरवाही और उस समय देखरेख की लापरवाही वजह से वो छीण भीड़ हुआ है। लेकिन इसके लिए हमने डीओ से भी बात की और एससी से भी, बोले सर शासन स्तर पे रुका है, जैसे ही राशि सैंक्शन होती है नए निर्माण स्कूल के लिए राशि उपलब्ध होगी तो आने वाले सत्र में इसको नई बिल्डिंग यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। दिनेश जी, सवाल ये नहीं है कि निर्माण कार्य जो है वो उसके लिए राशि जो है वो जारी करके बना दी जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों ने इस स्कूल को पास किया, जैसे इंजीनियरों की देखरेख में स्कूल का निर्माण हुआ है, उन इंजीनियरों पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि उन इंजीनियरों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह के जो करप्शन वाले जो निर्माण कार्य हैं वो चलते रहेंगे, भ्रष्टाचार वाले निर्माण कार्य चलते रहेंगे और गुणवत्ता इसी प्रकार से निम्न स्तर की बनती रहेगी। क्योंकि एक नज़ीर पेश करने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता कि ऐसे इंजीनियर, ऐसे अधिकारी की तस्वीरें जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए जिन्होंने उन निर्माण कार्यों को पास किया है कि हाँ ये स्कूल ठीक है, लंबे समय तक चलेगा? ऐसे तमाम इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती करने की आवश्यकता है कि देखिए ये लोग जो घटिया क्वालिटी को अच्छा बना के, अच्छा बता के लोगों को देने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। नहीं, निश्चित है, जो खराब काम करने वाले का तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना ही निश्चित है, होना भी चाहिए, संज्ञान में आया। और हम भी कोशिश करेंगे कि उसको अति शीघ्र उसको निर्माण और व्यवस्थित बने। और लेकिन जिन दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पिछले बार भी विधानसभा मैंने छीण आपने भी देखा होगा, मैंने माननीय मंत्री जी से काफी डिबेट किया था विधानसभा में, जिसके तात्पर्य में उन्होंने काफी निर्माण कार्यों के लिए हमारे यहाँ स्कूल सैंक्शन किए। उसमें भी ये बिल्डिंग का भी जिक्र था, ये भी मैंने इसकी फोटोग्राफ दिखाया था कि इसके छत की ऊपर का लेंटर क्रैक है और पानी टपक रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने निर्देशित किया। और जैसा आपने कहा कि जो दोषी हैं उनको सार्वजनिक रूप से उनको कहीं ना कहीं सजा होना चाहिए। दिनेश जी, इस तरह के निर्माण कार्य जो हैं वो जिनमें गुणवत्ता विहीन होती है, इस तरह के निर्माण कार्य किस प्रकार से रुक पाएंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, अगर मान लीजिए नाली डल रही है, नाली के ऊपर अगर किसी प्रकार का लेंटर डल रहा है तो हम देखते हैं कई जगहों पर वो लेंटर जो ठेकेदार है मोटा कर देते हैं, कई जगहों पर पतला कर देते हैं, कई जगहों पर तो ऐसा बनते बनते तक टूट जाते हैं। वो सड़कों में भी इसी प्रकार की खामी आती हैं। और अगर हम यही चीज़ें निर्माण कर आज से अगर हम पुराने समय में चले जाए तो हम देखते हैं ताजमहल की इमारत आज भी खड़ी है, हावड़ा का ब्रिज आज भी खड़ा हुआ है, तमाम ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जो आज भी खड़ी हुई हैं बिना किसी मरम्मत के। वहाँ पर ना तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही वहाँ पर इस समय की तरह सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो इमारतें आज भी खड़ी। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई ना, इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि निर्माण का 10 साल 5 साल से ज़्यादा टिक ही नहीं पा रहा है। नहीं, टेक्नोलॉजी तो आजकल चेंज हो गई, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उस समय जो ईमानदार आदमी थे आज वो ईमानदार नहीं है। कमीशन चोरों की भर्ती हो गई है, रिश्वतखोरों की भर्ती हो गई है, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के कारण ही, जो भ्रष्ट ठेकेदारों द्वारा इस टाइप निर्माण करने के कारण ही आपको एक वानगी के रूप में आज स्कूल मिला है। ऐसे एक नहीं, ऐसे 50 स्कूल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनकी भी इसी तरीके से घटिया काम निर्माण की वजह से टपक रहे हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ा सवाल जो है वो सोच का है। हम हमारे घर को तो हमारे घर समझ लेते हैं, पर हमारे घर के बाहर के रोड को, हमारे घर के बाहर की जगहों को हमारा नहीं समझते, इसलिए हम हमारे घर का कचरा उठा के सब बाहर फेंक देते हैं। जब तक हम हमारे पूरे देश को हमारी भावना के साथ नहीं आगे बढ़ाएंगे कि ये लोग हैं, हमारे हैं, ये सड़क जो है वो हमारी है, हमें हमारे घर को जिस प्रकार से रखना है, हमारे देश की सड़क को, हमारे देश की इमारतों को भी उसी प्रकार से रखना है, जब तक ये भावना हर व्यक्ति में पैदा नहीं होगी तब तक निर्माण कार्यों में इसी प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं सबसे पहले जरूरत है लोगों को अपनी सोच बदलने की, और वो सोच तभी बदलेगी जब प्राथमिक स्कूल से ही, यानी प्राइमरी शिक्षा से ही, जब बच्चों को इस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे। हम पहले कहते थे ना, बच्चों को नैतिक शिक्षा की किताब होती थी जिसमें पढ़ाया जाता था कि बड़ों के साथ किस प्रकार से पेश आना है, बच्चों के साथ किस प्रकार से पेश आना है, बुजुर्ग का कब सम्मान करना है, और जो आसपास की सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको किस प्रकार से देखना है। ये जो नैतिक शिक्षा का जो अभाव है आज की जनरेशन में नज़र आता है, चाहे वो अधिकारी हो कुछ या जनरेशन हो, जब तक ये विकास नहीं होगा आम जनता के अंदर नैतिक शिक्षा का कि कौन सी चीज़ हमारी है और कौन सी नहीं,
तब तक देश का विकास जो है वो संभव नहीं है उस तेजी से, जिस तेजी से प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। क्योंकि जो लोगों के अंदर एक मानसिक प्रवृत्ति जो है करप्शन की पैदा हो गई है कि पैसा बचाओ, इकट्ठा करो, गाड़ी बनाओ, बंगला बनाओ, अपने लिए सब कुछ कर लो, भले ही देश को पूरा लूट लो। देखिए, आपने जो बात कही, आज नैतिकता की, लोगों का चरित्र ही इतना खराब हो गया है समाज में। इसमें जन जागृति की भी बहुत आवश्यकता है, लोगों में इसलिए होना चाहिए क्योंकि मंदिर बनाने में ज्यादा ध्यान है लोगों को, और सबसे बड़ा तो मंदिर तो मैं कहता स्कूल है, जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे भविष्य बनेंगे। अगर आज इनको प्राथमिक शिक्षा में अगर हम उनको ऐसी बिल्डिंग और ऐसी शिक्षा देंगे तो आने वाला भविष्य तो उनका भी खराब है, वो भी इसी लाइन में आएंगे इन भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़ के। कहीं ना कहीं आपने जो बात कही है, ये नैतिकता वाली बात, तो मैं मानता हूँ हर आदमी के बीच में जज्बा होना चाहिए। आज हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है, आप देखते हो 15 अगस्त में सिर्फ बच्चे ही लोगों ने ठेका ले रखा है कि झंडा वंदन का। आम समाज, आम जनता भी उसमें सहभागी होना चाहिए। इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा हमारे यहाँ चल रहा है लगातार 9 तारीख से। कहीं ना कहीं एक प्रकार से पहल है कि लोगों के प्रति होना चाहिए कि जब शहीद हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उनका बलिदान तो याद रहे आने वाले समय के लिए। कम से कम जिन्होंने बलिदान दिया, अगर हम उनको बलिदान को भी याद नहीं कर सकते तो ये तो बेईमानी होगी इस भारत में रहने वालों के लिए कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो, जिनने आपको स्वतंत्रता दिलाई है, जिनका परिवार उनका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो जी बिल्कुल माननीय जी कहिए आप दिनेश जी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आपने जिन बातों को बोला मैं इस बात को मानता हूँ, जोरदार इसको स्वीकार करता हूँ कि वास्तव में समाज में जिस तरीके की स्फूर्ति बढ़ गई, समाज में जिस तरीके का माहौल आ रहा है आज वर्तमान में, इसमें बहुत आवश्यक है हमारे चरित्र निर्माण होना। कहीं ना कहीं हम स्वयं जब वरिष्ठ होने के बाद हमें चरित्र नहीं है तो हमारी औलादों, हमारे बच्चों से क्या उम्मीद रखेंगे। हमारे उस समय जब हमारे गुरु हमको मारते थे, कान पकड़ते थे, हमको घुटना टिकाते थे, रैगिंग कराते थे, लेकिन आज बच्चों को तेज आवाज से अगर बोल दें हमारे गुरु लोग तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। झाड़ नहीं, हम लोगों ने तो क्लासों को झाड़ा है, पोंछा, कचरा उठाया है, टॉयलेट में तक पानी डाला है, लेकिन आज तो समाज में एक ऐसा माहौल बन गया है कि टीचर ना डांट सकता है ना डपट सकता है, और जो ठेकेदार हैं आज उनको आप कार्रवाई करो तो कोर्ट में जाके वो अपना स्टे ले आते हैं। कहीं ना कहीं समाज में एक वातावरण बनना चाहिए कि हमारी एक जो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसके प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। अपना परिवार और हम अपने घर के लिए जितने ईमानदार हैं, इतना आज हम शासन की बने हुए देश के लिए भी ईमानदार होने की आवश्यकता है। दिनेश जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि अब बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, किस प्रकार से समस्या को दूर करने के प्रयास करेंगे और कब तक ये समस्या दूर हो जाएगी? मैं स्वयं निरीक्षण करने जाऊंगा, अगर कोई शासन स्तर पे होगा नहीं होगा वो वहां से हम कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं स्वयं अपनी निधि से उसको रिपेयर करा के बच्चों को पढ़ने लायक बनवाऊंगा। बिल्कुल दिनेश जी, हमारी भी यही कोशिश है कि आप भी आम जनता को थोड़ा सा नैतिकता का पाठ पढ़ाएं ताकि आम जनता समझे कि आज के समय में कितना जरूरी है। आप अपने घर के साथ अपने देश को भी अपना घर समझे, तभी जो चीजें हैं वो बेहतर हो पाएंगी। धन्यवाद दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करूंगा हासिम का। हासिम, विधायक जी ने तो आश्वासन दिया है, अब देखेंगे ये कब तक जो है इन तमाम बच्चों की जो सामने जो समस्या खड़ी है उसका समाधान हो पाता है। हासिम जी, हासिम तो बता दें, समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं। आज़ादी जो है हम मनाने जा रहे हैं एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आज़ादी के समय स्कूलों की जो हालत है, बच्चे जर्जर भवनों में झंडा फहराते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आज के समय भी अगर इस तरह की तस्वीरें स्कूलों से निकल के सामने आती है तो देश के लिए और हम सभी के लिए वाकई में चिंता का विषय है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो हम विकसित भारत होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में ही जो व्यवस्था ठीक नजर नहीं आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बच्चों को कब एक बेहतर स्कूल और बेहतर शिक्षा मिल पाती। तो IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IN24। नमस्कार।